नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में सीएम खट्टर आवास की ओर कूच कर रहे किसान पुलिस से भिड़े, पानी की बौछार से रोकने का प्रयास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी करेंगी 2022 का चुनावी आगाज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गांधी जयंती, राहुल ने किसान आंदोलन पर सरकार को घेरा, बोले विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। हरियाणा में सीएम खट्टर आवास की ओर कूच कर रहे किसान पुलिस से भिड़े, पानी की बौछार से रोकने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में किसानों ने शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य बीजेपी विधायकों का अलग अलग इलाके में घेराव किया। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए, तो पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की। अंबाला में भी बीजेपी विधायक के घर प्रदर्शन किया। किसान हरियाणा में कई जिला मुख्यालयों पर भी पहुंचे। किसानों ने सीएम खट्टर के आवास पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। किसान कृषि कानूनों की वापसी को लेकर तो लंबे समय से आंदोलित हैं ही, साथ ही धान की खरीद में देरी से भी उनमें नाराजगी है। दरअसल केंद्र सरकार ने धान की खरीद को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बारिश के कारण धान में नमी आ गई होगी, लिहाजा धान थोड़ा सूखने के लिए धान खरीद की तारीख बढ़ाई गई है। हजारों की संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए और हाथों में झंडे लेकर सीएम खट्टर के आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे। वो रात भर भी वहां डटे रहने का ऐलान करते दिखे। कई किसान बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर भी अपनी नाराजगी प्रकट करते दिखे। घटनास्थल पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोलों से भी लैस थे। पानी की बौछारों का इस्तेमाल के बाद तमाम किसान वाहनों के जरिए वहां से हटने का प्रयास करते देखे गए। प्रदर्शनकारी किसान बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के विधायकों के घरों के आगे भी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी करेंगी 2022 का चुनावी आगाज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव लेकर कांग्रेस इन दिनों एक बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ के 5 दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव और अब प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर रही है और साथ ही मिशन 2022 को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई है, जिसके तहत कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए नवरात्रि से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का शुरू करेगी, जिसका शुभारंभ आगामी 10 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में प्रियंका गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करके करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने इस दौरे के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेते हुए इस यात्रा से जुड़े स्थान, रास्ते, तिथि और मुख्य मुद्दों की समीक्षा कर पर अपनी अंतिम मुहर लगाई है, जिसके तहत कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे के नाम से एक बस यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बनारस, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा और झांसी जैसे अब के 5 अलग अलग हिस्सों से निकाली जाएगी। कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा करीब 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर हर बड़े गांव और कस्बे से होकर गुजरेगी, जिसका नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्धारित पैनल द्वारा किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गांधी जयंती, राहुल ने किसान आंदोलन पर सरकार को घेरा, बोले विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राहुल गांधी की ओर से ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन और किसान आंदोलन की वीडियो दिखाई देती है। इस वीडियो की शुरुआत में लिखा है, सत्याग्रह तब और अब, असत्य और अन्याय के खिलाफ बापू ने सत्याग्रह किया था, आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के फुटेज दिखाई देते हैं। इसके बाद लिखा है, यहाँ हर दिल में बापू हैं और कितने गोसे लाओगे, तुम्हारे अत्याचार से डरते नहीं, तुम्हारे अन्याय के आगे झुकते नहीं, हम भारत के वासी हैं, सत्य की राह में रुकते नहीं। कृषि कानून बिल को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था। इससे पहले भी किसान उग्र प्रदर्शन कर चुके हैं। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है और किसानों के साथ कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, कहा बैलेट से कराओ चुनाव, हार जाएगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी बैलेट पोल हार जाएगी। अखिलेश ने कहा कि ईवीएम हटाने से समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा देश बैलेट का इस्तेमाल कर रहा है। सपा अध्यक्ष ने ये बातें लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या हो रहा है गोरखपुर में, जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाकर वापस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। जिस पुलिस पर भरोसा था उसी ने जान ले ली और अभी भी फरार हैं। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये फरार हैं या सरकार ने इन्हें फरार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वे भाजपा के रिश्तेदार हैं। बता दें, गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस वालों की पिटाई से मनीष की मौत हुई है। इस मामले के आरोपी सभी पुलिस वाले केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं। बता दें, अखिलेश यादव इससे पहले भी कई मौकों पर ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आगामी यूपी चुनाव में ईवीएम और डीएम से अलर्ट रहने की बात कही थी। अखिलेश ने कहा था कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब की बार बूथों पर भाजपा की बुरी नजर है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्निपरीक्षा का समय है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में होगी कन्हैया कुमार की एंट्री, टिकट मिलने से पहले ही मैदान में उतरे अरुण यादव। जी हां दोस्तों, खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस में भले ही टिकट के लिए लेकर घमासान मचा हो, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खंडवा में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच शुक्रवार को उन्होंने खंडवा पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी में नए आए कन्हैया कुमार की तारीफ की और कहा वो उन्हें प्रचार के लिए खंडवा लाएंगे। खंडवा लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए अभी अरुण यादव को टिकट नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने यहां काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक शेरा जिस तरह से अरुण यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और टिकट पाने की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में जब अरुण यादव से पूछा गया तो उन्होंने शेरा के सवाल को अनसुना करते हुए उस पर किसी भी तरह से चर्चा करने से इनकार कर दिया। लेकिन यादव ने अभी कांग्रेस में एंट्री पाने वाले कन्हैया कुमार की जमकर तारीफ की। अरुण यादव ने कहा लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए वो कन्हैया कुमार को भी खंडवा लाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में धरना दे रहे किसानों में गुस्सा, बोले एक तरफ वार्ता का आश्वासन और थमा दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, कमिश्नरी पार्क में रविवार से धरने पर बैठे किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने के लिए इनकार कर दिया है। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह का कहना है कि एक तरफ वार्ता का आश्वासन और दूसरी तरफ नोटिस की कार्रवाई, इस तरह का दोहरा मापदंड किसान नहीं सहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के प्रति पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद निंदनीय है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित राणा ने कहा कि इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने 149 सीआरपीसी के तहत नोटिस की कार्यवाही करके किसानों का अपमान किया है। किसान अपनी मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। वो कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री से वार्ता सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनु मलिक ने कहा कि शनिवार 2 अक्टूबर को कमिश्नरी पार्क में किसान मजदूर संगठन महापंचायत का आयोजन कर रहा है, जिसमें पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों से किसान मेरठ पहुंचकर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर कतई गंभीर नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, हूँ टुकड़ा टुकड़ा, बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, नए नवेले कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार आजकल बीजेपी को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी उन पर आरोप लगाती रही है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। सवाल पूछते ही कन्हैया हत्थे उखड़ गए और कहा कि मैं भाजपा के टुकड़े टुकड़े करूंगा। लेफ्ट से सेंटर में आए कन्हैया कुमार ने बीजेपी के खिलाफ अपनी जुबान को और तीखा कर लिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में उन पर देशद्रोह का केस चल रहा है। इल्जाम है कि उन्होंने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए थे। बाद में बीजेपी ने टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया। नारेबाजी को लेकर अक्सर कन्हैया कुमार से सवाल पूछा जाता है और बार बार वो सफाई देते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एनडीटीवी से बातचीत में टुकड़े टुकड़े नारे को लेकर एक बार फिर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हूँ टुकड़ा टुकड़ा, किसका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा? तुम आरोप लगा रहे हो न तुम्हारा टुकड़ा करूंगा, और तुम देश नहीं हो। भाजपा कह रही है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, तो भाजपा के लिए टुकड़ा टुकड़ा हूँ, भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। भाजपा मुझे टुकड़ा टुकड़ा का सरगना कहती है और हम भाजपा का टुकड़ा करेंगे। हमने तो कहा था देश में इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा है। एयर इंडिया की नीलामी पर बोले राकेश टिकैत। कांग्रेस नेता ने भी कसा तंज।
जी हाँ दोस्तों, सरकारी कंपनी एयर इंडिया अब देश की नामी कंपनी टाटा की होने जा रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पैनल ने एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप को चुना है। एएनआई के मुताबिक टाटा ने सबसे ऊंची बोली लगाकर जीत हासिल की है। एयर इंडिया की नीलामी को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एयर इंडिया की नीलामी पर सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उनके अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा भी सरकार पर तंज कसने से पीछे नहीं हटी। किसान नेता राकेश टिकैत ने एयर इंडिया की नीलामी पर तंज कसा और लिखा, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि देश में इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। पहले नीलामी होना बेइज्जती मानी जाती थी, अब यह इज्जत का विषय है। आज देश की एयरलाइंस एयर इंडिया भी नीलाम हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एयर इंडिया की नीलामी पर चुटकी लेते हुए लिखा, इसी के साथ एयर इंडिया को टाटा। मशहूर लेखक चेतन भगत ने मामले पर रिएक्शन देते हुए लिखा, तो ऐसा लग रहा है कि यह टाटा एयर इंडिया होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार एयर इंडिया को टाटा कह रही है और एयर इंडिया अब टाटा एयर इंडिया बनने जा रही है। दोनों ही सही हो सकते हैं। उनके अलावा सोशल मीडिया यूजर भी इस मामले पर खूब कमेंट कर रहे हैं। विक्रम चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, किसी समय में देश की सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था, आज वो लचक कार्यशैली की वजह से नीलाम हुई। बधाई हो न्यू इंडिया के निवासियों को। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम चन्नी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, तीनों कृषि कानून वापस लेने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में मचे तूफान के बीच राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। पीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे चली। मुलाकात के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी से कई मुद्दों पर लंबी बातचीत चली। उनके साथ अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने उनसे तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की। साथ ही कहा कि किसानों से सरकार को फिर से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने कहा कि फसल खरीद को लेकर भी पीएम मोदी से बात हुई। उनके सामने धान की खरीद तुरंत शुरू करने की मांग उठाई गई। सरकार ने इसकी तारीख 10 अक्टूबर तय की है, लेकिन पंजाब में 1 अक्टूबर से ही खरीद शुरू हो जाती है। मैंने उनसे तुरंत धान की खरीद शुरू करने की मांग उठाई। मैंने पीएम मोदी से यह अपील भी की कि कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए करतारपुर कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोला जाए। इससे पहले गुरुवार रात को पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे और नाराजगी का मसला हल कर लिया गया। पंजाब भवन में 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली बैठक में हाईकमान के पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अहम भूमिका निभाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। के वायरल वीडियो पर बोली प्रियंका गांधी, फॉर नहीं करने का दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने के बाद राजनीतिक दल प्रकरण में हिलाहवाली करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश सरकार एफआईआर न करने का दबाव बनाने वाले अफसरों को क्यों बचा रही है। प्रियंका ने शुक्रवार की दोपहर को ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की किस तरह की छवि बना रहे हैं। एक निर्दोष कारोबारी की निर्मम हत्या के बाद जिला स्तर के अधिकारी एफआईआर न करने का दबाव बनाते रहे व प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने वाली बयानबाजी की। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ताधारी दल से मिल जाती है पुलिस, देश में स्थिति दुखद, खाकी और खादी के गठजोड़ पर सीजेआई सख्त। जी हाँ दोस्तों, राजनेताओं और नौकरशाहों खासकर पुलिस अधिकारियों के बीच नेक्सस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक बार उसने यह सोचा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जो इस तरह की शिकायतों की जांच करे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते। अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूँ, मैं इसे अभी नहीं करना चाहता। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जो 3 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें सीनियर आईपीएस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रंगदारी और विद्रोह के मामले दर्ज हैं। सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। ये एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर मैं देशद्रोही हूँ तो बीजेपी ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बोले कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहले इंटरव्यू में एनडीटीवी से कहा कि राहुल गांधी इकलौते नेता हैं
जो बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस एक बड़ा जहाज है, इसका मजबूत रहना जरूरी है। सीपीआई ने कहा कि आपने लेफ्ट के साथ विश्वासघात किया। इस सवाल पर वो बोले कि मैंने 18 साल जो सीखा वो सीपीआई से ही सीखा है। उन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है, पर राजनीति में कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल बड़ी कीमतों पर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा इसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अमर उजाला.com की खबर को ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार है। राहुल ने www.amarujala.com की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाना ही रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ने की वजह है। सरकार ही तेल के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। केवल एक आदमी सभी गलत रिकॉर्ड तोड़ने का जिम्मेदार है। अपने ट्वीट में राहुल ने दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार और डीजल के दाम 90 रुपए पार जाने का जिक्र किया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ही बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार है। मोदी सरकार की वजह से ही आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। ट्विटर पर सुरजेवाला ने कहा, जब से मोदी सरकार बनी है तेल के दाम बढ़ते रहे हैं। मोदी सरकार ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, कारोबारी की मौत के मामले में खुद को बचा रही है योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खुद को बचा रही है और इस मामले से रंगदारी का एक रैकेट जुड़ा है। यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों को बचा रही है क्योंकि इन अधिकारियों ने उन्हें चुनाव जितवाया है और गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार हैं। यादव ने ट्वीट किया, मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। जीरो टॉलरेंस भी भाजपाई जुमला है। गौरतलब है कि सोमवार देर रात को गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल इलाके में पुलिस ने एक होटल में तलाशी ली थी। आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पत्र के आधार पर होटल के एक कमरे में रुके 3 व्यवसायियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें मारा पीटा था। सिर में चोट लगने से उनमें से मनीष गुप्ता 36 नामक कारोबारी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मामले में आरोपी सभी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। घटना के वक्त गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ होटल में ठहरे हुए थे। यादव ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, जब राज्य सरकार उनसे गलत काम करवाएगी और प्रशासन चुनाव जितवाने का काम करेगा तो इनकी गलतियों को कौन छिपाएगा। जाहिर है राज्य सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। यादव से जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो के बारे में पूछा गया जिसमें कारोबारी के परिवार को प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने के लिए मनाया जा रहा है, तो सपा अध्यक्ष ने कहा, क्या वहां के एक पुलिस अधिकारी भाजपा के एक नेता के रिश्तेदार नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और अरविंदर सिंह लवली ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पार्टी नेता अरविंदर सिंह लवली ने शुक्रवार को 10 जनपद में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने सोनिया गांधी को राज्य के मौजूदा सियासी हालातों से भी अवगत कराया। राज्य में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति की भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी को जानकारी दी। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इन दिनों कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। दोनों की पार्टियां उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इधर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान नरोत्तम और सिंधिया के बीच राज्य के कई मसलों पर चर्चा हुई। इससे पहले वीरवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान शिवराज ने भी पीएम को राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने शिवराज को मध्य प्रदेश में चंदन की खेती की सलाह दी थी। इधर कमलनाथ ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के बाद अब डीजल भी शतक पार, वही रसोई गैस जल्द ही 1000 पर पहुंचने को बेताब। कमलनाथ के मुताबिक डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों व बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। जो भाजपा नेता पेट्रोल व डीजल की जरा सी बढ़ती कीमतों पर विपक्ष में साइकिल पर आ जाते थे, आज वो महंगाई की बात करने पर जनता का मजाक उड़ाते हैं, अजीबोगरीब तर्क देने में लग जाते हैं। कांग्रेस इस मूल्य वृद्धि पर चुप नहीं बैठेगी। हम जनता के साथ मिलकर सड़कों पर इसका विरोध करेंगे।